हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड द्वारा जारी प्रैक्टिस पेपर, आप उसको सैम्पल पेपर भी कह सकते हो, कोड ए के 2 सेक्शन मैंने करा दिए। तीसरा सेक्शन है जिसमें हमारे 4-4 नंबर के क्वेश्चन है और ये है क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान से देखना है, इस बार पूरा सिलेबस आ रहा है, बिल्कुल अलग तरह के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। सिस्टम इनका मतलब मैं आपको तरीका बताऊंगी सिर्फ, क्योंकि बहुत लंबा पेपर हो जाता है सॉल्व करने में। ये है भाई 2x जमा 3y बराबर है 7, पहला समीकरण। दूसरा ध्यान देना, a माइनस बी एक्स जमा a जमा बी वाई बराबर है 3a जमा बी घटा 2, समीकरण नंबर 2। ये कहता है कि a की जगह और b की जगह क्या रखें कि इनके अनेक हल आए, इनफाइनाइट हल आए। उसके लिए पहले तो आपने a1 b1 c1, अब मेरी एक बात और सुन लो, छोटा a और छोटा b इसने लगा रखा है, तो हम लेंगे बड़ा a बड़ा b। पहले समीकरण से हम लेंगे a1 2 है, b1 3 है, c1 7, दोनों राइट में है। a2 a माइनस b है, b2 a जमा b है, c2 3a जमा b घटा 2 है। अब हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस चाहिए, यानी कि हमें अपरिमित हल चाहिए। तो क्या होना चाहिए अनुपात का? a1 बटे a2 बराबर होना चाहिए बराबर है c1। 16 नंबर में याद आ गया? 1 नंबर वाले क्वेश्चन में भी करवाया था मैंने, अपरिमित हल के लिए आया था। अब ध्यान देना भाई, ये बटा ये, यानी कि 2 बटे बराबर है 3 बटे ए जमा बी और बराबर है 7 बटे 3a जमा बी घटा 2। ये कंडीशन है भाई। इससे अब आपने अपना सवाल हल करना है। सुन लो मेरी बात ध्यान से, बहुत आसान है। पहले इन दोनों को ले लो और आर पार गुणा कर दो। भाई ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो कोई सा किसी के बराबर रख लो, 2 समीकरण बना लो। अभी समीकरण का सवाल मैंने कराया था, उससे हल कर लो। तो 2 ब्रैकेट a जमा b, इसको उधर ले जाओ, ब्रैकेट माइनस ए माइनस 2a जमा 2b, 3a माइनस 3b, a को उधर ले जाओ, b को इधर ले आओ, 2b जमा 3b, 3a माइनस 2a, a का मान आ गया 5b। एक कंडीशन आ गई। थोड़ा और आगे चलो। अरे इसको तो इधर ले आए, 2 को इससे गुणा कर दिया a जमा b से, ठीक है, और 3 को गुणा कर दिया a घटा b से, 2a जमा 2b, 3a घटा 3b। ठीक है, क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं, कोई और 2 ले लो। अब ऐसा करो, दूसरा इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, एक और समीकरण मिलेगा। ये है, देखो ध्यान से समझो, 4 सवाल समझो लेकिन ध्यान से समझो। 7 बटे 3a जमा b घटा 2, इसको बोलते हैं आर पार गुणा करना। आर पार का मतलब है 3 को तो इससे गुणा करना है और a जमा b को 7 से। सुन रहे हो? 3a जमा b घटा 2, 7 ब्रैकेट a जमा b। 3 को सबसे करना है, तो 3 तिया 9a, 3b घटा 6 7a जमा 7। अब आपका मन करे तो a की जगह 5b रख दो, या यूँ कर लो, a वाले पहले अलग कर लो, इसको इधर ले आओ, 9a में से 7a गया 2a और 3 भी उधर जाके घटा का हो जाएगा, तो 4b जमा 6। अब ये मान यहाँ रख दो, 2
ब्रैकेट में 5b 4b जमा 6 10b बराबर है 4b जमा 6 4b को यहाँ लाओगे घट जाएगा और ये हो जाएगा 6b बराबर है 6 से 6 कट गया, b बराबर है 1 आ गया। और b के मान को फिर यहाँ रख दो तो a का मान आ जाएगा 5 गुणा 1 यानी a का मान 5 और b का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे चलूँ। आगे देखते हैं 24वां। एक आयत की भुजा दूसरी से 2 सेंटीमीटर अधिक है, क्षेत्रफल 195 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भुजाएं ज्ञात करो। वन साइड ऑफ रेक्टेंगल एक्सीड्स इट्स अदर साइड बाय 2 सेंटीमीटर। इफ इट्स एरिया इज 195 सेंटीमीटर स्क्वायर देन डिटरमाइन द साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल। समझ आ रही है बात? और ये ले लेते हैं हम वाइट कलर में और रेक्टेंगल बना लेते हैं। यहाँ पे एक बार ये रेक्टेंगल बना लिया। एक सिंपल सा फटाफट से मैं आपको इसी पे आइडिया बताऊं। एक भुजा दूसरी से 2 ज़्यादा है, मान लो ये x है तो ये 2 ज़्यादा है, x जमा 2। ठीक है, इसको लिखने का काम तुम कर लेना। माना आयत की एक भुजा b ले लें, चौड़ाई को ले लेना, चौड़ाई को हम x सेंटीमीटर ले लेते हैं। दूसरी भुजा l x जमा 2। एरिया या क्षेत्रफल क्या होता है आयत का? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 195 और लंबाई है x, चौड़ाई है x जमा 2, तो 195 बराबर है, बोलो x की x से करोगे और x की 2 से करोगे जमा 2x। 195 को भी इधर ले आओ, x की 2 जमा 2x घटा 195 बराबर है 0। चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। या तो टुकड़े करो, ऐसे 2 टुकड़े जिन्हें जोड़ो या घटाओ तो 2 आए, गुणा करो तो 195। अब भैया 195 के गुणनखंड कर लो। मेरी बात सुनो ध्यान से, 2 पे नहीं जाएगा। 9 और 5 14 और 1 15, 3 पे जाएगा। 3 छिके 18, 3 पंजे 15, फिर 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा 13 और भाई 13 एकम 13। सुन रहे हो मेरी बात को? तो ये इतना मिटा दिया। अब देखो 195 आ गया, 3 गुणा 5 गुणा 13, 5 दिए 15 गुणा 13, 15 में से 13 गए 15 में से 13 गए 2, तो 15 और 13 इसके टुकड़े बन जाएंगे। x की 2 जमा 15x घटा 13x घटा 195 बराबर है ये सारा रफ काम है। x की 2 नहीं, इन दोनों में से x कॉमन ले लो। x जमा 15 घटा 13 ब्रैकेट x जमा 15 बराबर है 0। x जमा 15 कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा घटा का 13। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, एक बार इसको 0 रखोगे, एक बार इसको। जब इसको 0 रखोगे तो x का मान आएगा -15, जो कि संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं होता माइनस? लेंथ माइनस में नहीं होती, किसी भी आयत की भुजा नेगेटिव नहीं होती। तो यहाँ से हमारा उत्तर आ जाएगा x का मान 13। x किसको लिया था? चौड़ाई को, ब्रेड्थ को। तो जो लंबाई है दूसरी भुजा वो 13 जमा 2 कितनी आ जाएगी? 15। तो बहुत ही आसान सा हमारा सवाल था 4 नंबर में। आगे चलते हैं 25वें पे आ जाओ। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45। अब अंतिम का मतलब नहीं पता कौन से नंबर का है, हाँ, और योग 400 है। पदों की संख्या और सारवंतर ज्ञात करो। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, लास्ट टर्म 45, सम ऑफ द टर्म्स इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। देखो भाई मैं फिर कह रही हूँ बार बार, मैं सिर्फ सवाल हल करवा रही हूँ। माना पहला पद ए, सार्व डिफरेंस कॉमन डिफरेंस या सारवंतर डी, तो ए का मान आ गया 5। अंतिम पद एनवां पद है जो कि है 45, तो एनवें पद का फॉर्मूला हो जाएगा a जमा n माइनस 1 इंटू डी बराबर है 45। ठीक है, इसको होल्ड कर लो।
अब आ जाओ SN पे, बहुत ध्यान से देखना। SN कितना है 400। SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर है 400। यहाँ मेरी बात पे ध्यान देना। n/2 इस 2a को a जमा a जमा n-1 इंटू डी कर दो। अब क्या करें प्रियांशु? वेरी गुड। जो ये वैल्यू 45 है इसको तो यहाँ रख दो और a आपको पता है 5 है। n/2 ब्रैकेट 5 45 इज इक्वल टू 400। 45 और 5 45 और 5 और ये 2 उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 50n। एक बार सीधा ही कर दूं, बटे 2 बराबर है 400 और n बराबर है 400। 2 नीचे था ऊपर चला जाएगा, 50 8 400 8 दूनी n आ गया 16। 16 पद हैं। अब 16 पद हैं तो बच क्या गया? नंबर ऑफ टर्म्स बता दी। डिफरेंस के लिए यहाँ आ जाओ। 16वां पद 45 है, ठीक है। 16वां पद तो a16 बराबर है 45। a16 होता है a जमा 15d बराबर है a की वैल्यू कितनी है 5 जमा 15d। अब 5 को राइट में ले जाओ तो 45 में से घट जाएगा 40। d को नीचे ले आओ 40 बटे 15 5 8 40 5 दिए, ये d आ जाएगा और ये n, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। अलग है सवाल ये, ठीक है। चलो 26 पे आ जाओ। सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। पहले स्टेटमेंट समझनी है, फिर हमें आगे बढ़ना है। ये है क्वेश्चन नंबर 26। सबसे पहले तो रोम्बस उठाते हैं। एक रोम्बस कहाँ से उठाएं भाई? समचतुर्भुज हमें लेना है, ये रहा, ठीक है। यहाँ एक समचतुर्भुज हम ये ले लेते हैं, बस ठीक है ये, ठीक है भाई। अब समचतुर्भुज की एक तो खासियत समझ लो, बड़े ध्यान से सवाल समझना है। ए बी सी डी, ये तो एक समचतुर्भुज है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो क्या दिया है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। तो इसमें जो जो बातें हमें पता हैं उनको लिखेंगे। समचतुर्भुज, बहुत ध्यान सुनना है। समचतुर्भुज का मतलब समान है चारों भुजाएं, ए बी बी सी सी डी और डी ए। पहली बात तो ये है कि ए बी बी सी के बराबर है, बी सी सी डी के, सी डी डी ए के। अब समचतुर्भुज की जो दूसरी खासियत है, उसके जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर क्या करते हैं? काटते हैं। तो ये तो पहला विकर्ण हो गया, ये दूसरा विकर्ण हो गया, और इनके बीच में जो एंगल है चारों 90 डिग्री के होते हैं। अब एक बात ध्यान से सुन लो, इसको नाम दे दो O। इन बातों को डिटेल में नहीं लिखना, तुमने क्या लिखना है, एंगल AOB बराबर है एंगल BOC बराबर है एंगल COD बराबर है एंगल DOA। चारों कितने के हैं? और तीसरी बात, ये जो विकर्ण हैं जहाँ मिल रहे हैं वो मध्य बिंदु है, तो ये हिस्सा इसके बराबर है और ये हिस्सा इसके बराबर है। तो तुम लिखोगे AO तो OC के बराबर है, DO OB के बराबर है। क्लियर है यहाँ तक बात? अब जो हमें सिद्ध करना है उसको भी समझो। टू प्रूव, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को कुछ नहीं लिखना। ABCD इज ए रोम्बस सच दैट,
हो गया। टू प्रूव, सिद्ध करना है, कोई इंग्लिश में कह देते हैं टू प्रूव, बहुत ध्यान से सुनना। समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्ग का योग, यानी कि पहली भुजा हो गई ए बी का वर्ग जमा बी सी का वर्ग जमा सी डी का वर्ग जमा डी ए का वर्ग बराबर है विकर्ण ए सी का वर्ग जमा बी डी का वर्ग। ये हमने सिद्ध करना है। दिखने में बड़ा मुश्किल लग रहा है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। सीधा प्रमाण पे आ जाओ, प्रूफ पे आ जाओ। ये एंगल 90 का है। त्रिभुज ए ओ बी कैसा त्रिभुज है? अरे जब एक एंगल 90 का हो गया तो कैसा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन सा नियम लगा सकते हैं? हाँ, RHS नियम है कोई। त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आप लगा सकते हो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ध्यान दें, कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा कर्ण कौन सा है इस नीचे वाले त्रिभुज में? कर्ण हाइपोटेन्यूज ए बी। 90 के एंगल के बिल्कुल सामने जो है वो हाइपोटेन्यूज होता है। भाई इस सवाल को ध्यान से समझ लेना। ये है ए ओ बी त्रिभुज है, ये 90 है, तो ये कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग यानी कि ए बी का वर्ग बराबर है ए ओ का वर्ग, वेरी गुड, जमा बी ओ का। अब इसी को हम चेंज करेंगे। ये जो ए ओ है और ओ सी है दोनों बराबर हैं। भाई ए ओ और ओ सी बराबर हैं, तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि जो ए ओ है वो इस ए सी का आधा है। ए ओ जो है वो ए सी का इसी प्रकार जो बी ओ है वो बी डी का आधा है। जो बी ओ है वो बी डी का आधा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? लेफ्ट में रहेगा ए बी का वर्ग। ए ओ की जगह, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ए ओ का वर्ग है और ए ओ की जगह हम लिख रहे हैं ए सी बटे 2 का वर्ग। बी ओ की जगह हम लिख रहे हैं बी डी बटे 2 का वर्ग। कोई दिक्कत यहाँ तक? पक्का वर्ग खोलना आना चाहिए। ए बी का वर्ग तो यूं का यूं, ऊपर वाले का भी वर्ग यानी ए सी का, और नीचे वाले का हो जाएगा 4। बी डी का वर्ग बटे 4, 4 को इधर ले आओ, 4 ए बी का वर्ग बराबर है ए सी का वर्ग जमा बी डी का वर्ग। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, ये 4 बार है ए बी। अगर मैं इसको 4 बार ऐसे लिख दूं, ए बी का वर्ग जमा ए बी का वर्ग जमा ए बी का वर्ग जमा ए बी का, कुछ घिस रहा है हमारा? कोई फर्क पड़ रहा है? कोई गलती हो रही है? इसको यूं का यूं लिख दो भैया उठा के। हिंदी मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में कोई फ़र्क नज़र आ रहा है थ्योरम में? 2 ही 3 जगह मैंने हिंदी यूज करी है बस, बाकी हिंदी और इंग्लिश मीडियम का यूं है। अब एक छोटी सी बात पकड़ो, हमने दोनों को फ्रेम में रखते हैं। यहाँ 4 बार ए बी है और ये जो रिजल्ट मैंने प्रूव करना था भैया वो ये है। राइट में है ए सी का वर्ग जमा बी डी का वर्ग आ गया। लेफ्ट में चारों भुजा हैं, जबकि यहाँ चारों बार ए बी लिख रहा है। अब भुजाएं वही हैं भाई, सारी भुजाएं बराबर हैं। सारी भुजाएं बराबर हैं। तो अगर मैं ए बी की जगह बी सी सी डी और डी ए लिख दूं, अरे एक मिनट, पेन चूज करना था, लिख दूं तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ थोड़ा सा अब चेंज कर देंगे। हम यहाँ लिखेंगे ए बी का वर्ग, ए बी की जगह बी सी, ए बी की जगह सी डी बराबर है ए सी का वर्ग जमा बी डी का वर्ग। और यहाँ कारण लिख देना, नंबर 1 पर दिया है।
गिवन को यूज करके हमने प्रूव कर दिया। समचतुर्भुज की चारों भुजाओं के वर्गों का योग विकर्णों के योग के बराबर है। ठीक है, चलूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 27, यदि टेंजेंट 2a इज इक्वल टू कॉटेंजेंट a माइनस 18 डिग्री हो, जहाँ 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करो। वेयर 2a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। हमारे पास एक बहुत सिंपल सा रिजल्ट है कि टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉटेंजेंट थीटा। ठीक है, दूसरा रिजल्ट है कॉटेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। इन दोनों में से किसी एक का यूज कर लो। ये 4 नंबर का नहीं था, बहुत आसान सा सवाल है, ध्यान दो। इसको बदलने की बजाय मैं इसको बदल देती हूँ। इसको मैं लिख देती हूँ कॉटेंजेंट 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कॉटेंजेंट a माइनस 18, और ये रिजल्ट लिख देना साथ में। कोटेंजेंट से कोटेंजेंट खत्म, क्योंकि दो एंगल दो वैल्यू बराबर है तो भैया एंगल भी बराबर है। तो 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। कॉन्स्टेंट एक तरफ ले आओ, समीकरण है ये 90 जमा 18, a यहीं रह जाएगा, 2a राइट में जाएगा, जमा का हो जाएगा। ये 108 बराबर है 3a, 3 को नीचे ले आओ, बस ये मान एक्यूट आना चाहिए। 3 तिया 9, 3 6 18, a की वैल्यू कितनी आ गई 36 डिग्री। हो गया, ये 2 नंबर का सवाल था, 5 में ऐसे ही दे दिया इसने। अगले पे चलते हैं 28वें पे। 28वां देखो, 3,4 और -4,7 को मिलाने वाली रेखा को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है? विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करो। थोड़ा सा मैं इसको अगर एक बार प्रैक्टिकल थोड़ा सा हम इस पे ट्राई करें तो हाँ, निर्देशांक ज्यामिति की मदद से। ये है क्वेश्चन नंबर 28। ये है बेटा x एक्सिस, ये है y एक्सिस। 3,4 मान लो 1 2 3 1 2 3 4, तो यहाँ कहीं हमारा बिंदु A है 3,4 और -4,7 1 2 3 4 और 5 6 7, तो लगभग यहाँ हमारा बनेगा -4,7। बस सिर्फ समझने की कोशिश करना। इन दोनों को जब तुम मिलाओगे तो y पे कहीं ना कहीं काटेगा। और ये अनुपात बताना है, अनुपात इधर से बताना है। तो तुम्हें सिर्फ इतना समझना है, a लेफ्ट में होगा, b राइट में होगा, और ये कहता है कि y अक्ष ये बिंदु किस अनुपात में बांटता है। यहाँ कोई पॉइंट हो तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? y पे कोई 0,y। ये बात तुमने ध्यान रखे इस सवाल को करना है। तो इसका डायग्राम मैं यहाँ बना रही हूँ। देखो भाई, a 3,4, b -4,7, और ये जो c बिंदु है ना, ये y अक्ष पे पड़ रहा है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0,y। और मान लिया कि ये इसको k अनुपात 1 में बांटता है। तो ये सारी बात तुम लिख लोगे। माना दिए गए बिंदु a और b हैं, माना बिंदु c, ठीक है, मैंने ये करवा भी रखा है, माना बिंदु c ए बी को k अनुपात 1 में बांटता है। तो विभाजन सूत्र ले लेना, ठीक है, ध्यान दो। x बराबर है m1 x2, अब मैं यहीं बता रही हूँ x1 y1 x2 ये x2 बोल रहे हैं, y x2 y2 m1 m2। बहुत ध्यान से समझना, x 0 है, m1 x2 यानी k की गुणा करेंगे -4 से, तो -4 के 1 की गुणा करेंगे 3 से बाय k+1। आर पार गुणा करो, k+1 यहाँ जाके 0 हो जाएगा। 4k को इधर ले आओ, बराबर है 3, 4 नीचे चला जाएगा, 3/4। अब हमें निकालना है अनुपात।
3:4। वेरी गुड। तो अनुपात हो जाएगा हमारा 3:4। एक बात का ध्यान रखना, कहीं जल्दी के चक्कर में गलत कर दो। ये तरीका पेपर में ऐसे नहीं करना है, ऊपर 2-4 लाइनें लिखनी भी हैं। 4 नंबर का सवाल है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, 2 सवाल और रह गए, उनको देखते हैं। किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। प्रत्येक वाइपर पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और 120 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लियर्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। दुनिया भर की गाड़ियाँ आपके स्कूल में खड़ी हैं, आप जाके देख सकते हो। आपको कुछ ऐसा करना है, मेरी बात सुन लो। अब ये कह रहा है कि एक वाइपर, मान लो ये एक वाइपर है आपका, अब ये इतना को घूमेगा और यहाँ आके ये रुक गया, तो ये कह रहा है कि जितने एंगल पे ये घूमा ना एक वाइपर, ये 120 डिग्री है। एक वाइपर की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। हम कल्पना करें कि भाई एक वाइपर पूरा घूम जाए तो एक ये वृत्त सा नहीं बन जाएगा, तो ये एक वृत्त का त्रिज्याखंड बन जाएगा। उस त्रिज्याखंड की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 25। एंगल कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। और फिर हम उस माप को निकाल सकते हैं जो वाइपर साफ कर रहा है। ध्यान से देख लो। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ठीक है, समझ आ रही है बात? तो अब ये बात आप यहाँ पर लिख लेना कि एक पत्ती की लंबाई, पूरा लिखूं या कर लोगे? एक पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर, पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्र एक त्रिज्याखंड बनेगा। ठीक है, त्रिज्याखंड बनेगा जिसका कोण कितना है? 120 डिग्री, और उस त्रिज्याखंड की त्रिज्या 25 है। तो प्रत्येक बुहार के साथ साफ किया गया बराबर क्या आ जाएगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। क्या फार्मूला होता है? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वेयर 120 बटे 360। 120 बटे 360। पाई का मान जब तक दिया ना जाए 22 बटे 7 गुणा 25 गुणा 25। 12 तिये 36 और नहीं कटेगा। 25 आ गया बेटा 625। 625 को 22 से करो, 22 पंजे 110, 11 22 दूनी 44 और 11 55, 5 22 छिक्का 132 और 5 137 बटे 21 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये जो क्षेत्रफल आया है बेटा, ये एक पत्ती ने सफाई करी है। ठीक है, ये कह रहा है कि प्रत्येक पत्ती द्वारा, तो ये एरिया दूसरी पत्ती साफ करेगी तो टोटल जो एरिया हमारा आएगा वो इसका डबल हो जाएगा। तो इसको कर देना, एक पत्ती द्वारा बुहारा गया क्षेत्रफल, और अब तुम यहाँ कर दो कुल क्षेत्रफल जो कि इसका हो जाएगा डबल। 13,750 बटे 21, 2 0 2 5 10 2 7 14 2 3 6 और 1 7 2 1 2, ये 5 है, मैं बता दूं यहाँ पे। ठीक है, तो 27,500 बटे 21 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़े। लास्ट हमारा बिल्कुल आसान है, तो इसी पेपर पे ही मैं समझा देती हूँ, मुँह जुबानी ही समझाऊंगी। 30 देखो भाई, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्या लिखी है। इसमें से एक डिस्क निकाली जाती है, तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी और 5 से विभाज्य है। इंग्लिश में सेम है। अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। गिनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 10 का वर्ग कितना होता है? 100। 9 का वर्ग कितना होता है? 81। तो 1 से 90 के बीच में
1 से 90 के बीच में 81 आएगा। यस मैम। 81 आएगा ना भाई। देखो कुल संख्या कितनी होगी पहले तो ये बता दो भाई। कुल संख्या हो गई 90, तो कुल परिणाम हो गए हमारे 90। अब बात कर रहे हैं पूर्ण वर्ग की, तो पूर्ण वर्ग कितनी हो गई 9। तो पूर्ण वर्ग की जो प्रायिकता आएगी 9/90 1/10। और 5 से भाग होने वाली 18 पंजे 90, मुझबानी 5 10 15 20 25 30 35 90 तक जाओगे। 18 पंजे 90, तो उसकी जो प्रायिकता होगी 18/90 यानी 1/5 आ जाएगा। जियो 4 बजे रखा तो लिखना पड़ेगा कुल परिणाम प्रायिकता संख्या 4 में। हाँ, ये तो मैंने तुम्हें सिर्फ हिंट दिया है। 4 मत लिखना। हाँ, कुल परिणाम 90, पूर्ण वर्ग संख्याओं, कुल पूर्ण वर्ग संख्याएं 9, पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता इतनी। प्रायिकता ठीक है। परिणाम 5 से भाग होने वाली कुल संख्याएं 18, 5 से भाग होने वाली संख्याओं की प्रायिकता ये। तो ये था सेक्शन नंबर सी। डी हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।